ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, जिसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में हमने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ा था। सॉरी, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। तो दो तरीके के पृष्ठीय क्षेत्रफल होते थे, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको ये भी बताए थे कि कैसे आए, कैसे हमने इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, पहले हम उनको आज खत्म करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था। गुड इवनिंग मनीष। क्वेश्चन नंबर 9 आज हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो आपको क्या दिया हुआ है? एक बंद टंकी दी हुई है। ठीक है, एक बंद टंकी दी हुई है कुछ इस प्रकार से। बंद टंकी का मतलब यह है कि ऊपर भी इसमें कुछ मटेरियल लगा होगा और नीचे की तरफ भी कुछ मटेरियल लगा होगा, तभी तो ये बंद होगी। ठीक है, ऊपर भी यहाँ पर कुछ लगा होगा, नीचे भी कुछ लगा होगा, तभी ये बंद होगी। इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको निकालना है वक्र पृष्ठ। इसका आपको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ। यदि इसका व्यास d बराबर दिया हुआ है 4.2 मीटर और ऊंचाई h बराबर दी हुई है 4.5 मीटर, तो वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व करिए। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है। वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो आर आप कहां से निकालोगे? यहां से। ठीक है, एच आपको दिया हुआ है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें खुद से और बताएं फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा। उसके बाद फिर हम इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। बताइए बताइए सभी लोग। जिन जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है उनको मैं दोबारा से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2 का। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी है। तो मैंने एक टंकी बनाई जो कि बेलनाकार है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास आपको दिया हुआ है और ऊंचाई आपको दी हुई है। ठीक है, तो पहले व्यास से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं आसानी से। त्रिज्या कितनी होगी? आर बराबर व्यास का आधा। ठीक है, तो व्यास कितना है? 4.2 का आधा, दशमलव हटा नीचे जीरो, तो कितना बचा? 42/20। तो आर बराबर कितना आया? ये 2 से कट जाएगा, 2 धाम 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21/10 मीटर। तो ये आपका आर आ गया। अब आपको क्या चाहिए? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है? 21/10 गुणा एच कितना है? 4.5। तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहां से कितना बचा? 22 गुणा 3 गुणा, अब यहां पर दशमलव है तो ये हटाकर मैंने नीचे जीरो लगा दी, 45/5 गुणा 10। 5 एकम 5, 5 निम 45। तो ये कितना बचा? 22, 22 गुणा 3 गुणा 9/10। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 22 दिया 66 और 66 की 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 छिक्का 54, हासिल में 5, 9 छिक्का 54 और 5 59, 594/10, या हम इसको लिख सकते हैं 59.4। ठीक है, 59.4 क्या? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बताइए फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो पूछ लीजिए। सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो अगर सभी को ये फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्लियर है। वक्र पृष्ठ हमें निकालना था। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। आर मैंने कहां से निकाला?
व्यास का आधा करके, और h मुझे दिया हुआ है, इन सबको मैंने फॉर्मूले में रखा, कैलकुलेट किया और 59.4 मेरा आंसर आ गया। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोला गया है इस टंकी को बनाने में कुल स्टील लगा होगा यदि कुल स्टील का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। ठीक है, तो आपको ये कहा गया है कि जब आपको ये टंकी बनाने के लिए कही गई तो आपने टंकी किसकी बनाई? स्टील की। तो इसमें कुल जो स्टील लगा है वो आपको बताना है कितना लगा होगा यदि 1/12 भाग क्या हो गया हो? वेस्ट हो गया हो। ठीक है, मान लो मैंने आपको स्टील लाकर दिया मार्केट से और आपसे कहा कि आप इसकी एक टंकी बनाओ। ठीक है, और टंकी कैसी है? बंद टंकी है। बंद टंकी का मतलब यह है कि वो ऊपर से नीचे से सब जगह से बंद है। अब ये टंकी जब बंद है हर जगह से, तो मैंने आपको स्टील ला कर दिया, आपने टंकी बना दी और हर जगह से इसको बंद कर दिया। बनाते टाइम जो कुल स्टील था उसका 1/12 भाग जो है वो वेस्ट हो गया। तो ये बताना है कि कुल स्टील कितना था। तो मैं मान लेता हूं, सेकंड पार्ट में इसका इधर कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि माना जो कुल स्टील था, कुल इस्पात या बोल सकते हैं आप, वो था एक्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुल जो मार्केट से मैं खरीद के लाया था स्टील वो था एक्स मीटर स्क्वायर। अब इसका 1/12 भाग क्या हो गया? यानी कुल का, यानी एक्स का 1/12 भाग क्या हो गया? नष्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो मुझे बताइए जो स्टील लगा होगा वो कितना लगा होगा इसमें? टंकी, अतः टंकी बनाने में लगा स्टील, अतः टंकी बनाने में लगा स्टील, बताइए कितना लगा होगा? वेरी गुड, एक्स। अच्छा, एक्स प्लस नहीं, नहीं नहीं, एक्स प्लस नहीं, पूरा कितना था? कितना लाया था मैं? पूरा एक्स, मार्केट से मैं लाया था एक्स। अब एक्स का 1/12 भाग क्या हो गया? यानी एक्स का 1/12, एक्स का मतलब होता है गुणा कर देना। आपने प्रतिशतता पढ़ी होगी, आपने क्या पढ़ी होगी? सेवंथ एट्थ क्लास में प्रतिशतता पढ़ी होगी, जहां पर आपने ऐसे किया होगा 20 का 5%। तो ये जो का होता है ना, का इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो 20 का मतलब 20 गुणा 5% का मतलब बटे में 100, ऐसे ही करते थे। तो ये जो का होता था, का मतलब क्या है? गुणा। ऐसे ही एक्स का 1/12, तो यानी एक्स गुणा 1/12, यानी x/12। ये पॉइंट क्लियर हुआ? का मतलब क्या होता है? गुणा करना। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है कि x का 1/12 भाग नष्ट हुआ है, तो टोटल x था, x का 1/12 यानी x गुणा 1/12, ये क्या हो गया है? नष्ट हो गया है या वेस्ट हो गया है, यानी माइनस होगा। तो ये कितना बचा? x माइनस x/12। बताइए ये क्लियर हुआ सभी को? बताइए क्लियर हुआ सभी को? मीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टोटल कितना था? x, उसमें से नष्ट कितना हो गया? x का 1/12, यानी x/12 उसमें से माइनस कर दिया। अच्छा, ये तो ये बात हो गई। चलो अच्छा, एक बात बताओ, मैं टंकी जो बनी है इसमें जो स्टील टंकी बनाने में जो लगा स्टील है, मैं फॉर्मूले से भी तो निकाल सकता हूं। टंकी बनाने में कितना स्टील लगा होगा आप बताओ? देखो, कुछ स्टील तो इसके वक्र पृष्ठ पर लगा होगा, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस कुछ स्टील ऊपर की तरफ लगा होगा, यानी ऊपर का क्षेत्रफल πr²। कुछ स्टील नीचे लगा होगा, यानी नीचे का क्षेत्रफल प्लस πr²। होगा या नहीं? यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मैं यहां पर सीधा सीधा लिख देता हूं, दो, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h+r। बताइए इतना ही लगा होगा या नहीं? टंकी बनाने में स्टील कितना लगा होगा? जितना टंकी का क्षेत्रफल होगा। तो बीच का क्षेत्रफल 2πr h, ऊपर का πr², नीचे का πr², यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr h+r। बताइए ये है फॉर्मूले से, और ये किससे था? हमने x माइनस x/12, यानी x कुल स्टील था उसमें से x/12 नष्ट हो गया,
तो इतना स्टील लगा होगा, और ये लगाया फॉर्मूले। बताइए ये चीज क्लियर हुई सभी को या नहीं? बताइए जल्दी से, ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? हाँ जी, यस और नो, यस और नो। ठीक है, अब ये भी टंकी बनाने में लगा स्टील है, मैं नीचे वाला ये हटा देता हूं। ये भी टंकी बनाने में लगा स्टील है, ये भी टंकी बनाने में लगा स्टील है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी x माइनस एक्स बटे 12 बराबर 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, इनकी वैल्यू रख दो यहां पर। तो x माइनस एक्स बटे 12 कितना होगा बताओ? x में से x बटे 12 घटाने पर क्या आएगा? भिन्नों को घटाना सिखाया था। x माइनस एक्स बटे 12 कितना होगा? x माइनस एक्स बटे 12 कितना होगा बताइए? x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x बटे 1। तो घटाते टाइम हम सबसे पहले एलसीएम लेते थे, 1 और 12 का एलसीएम 12। फिर हम क्या करते थे, हर से एलसीएम को भाग, 1 से 12 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 12। और जो भाग करके आया उसकी अंश में गुणा, 12 की x में गुणा कर देंगे तो 12x माइनस, हर से एलसीएम को भाग, 12 से 12 को भाग किया तो कितना आया, 1, और उस 1 की अंश में गुणा, यानी 1 गुणा x, x। 12x माइनस x कितना आया, 11x बटे 12। ये बताइए, ये याद आया आप लोगों को? मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीजें बताई थी जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि भिन्नों को कैसे घटाया जाता है। ये क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, x माइनस एक्स बटे 12 कितना आया, 11x बटे 12 बराबर 2 पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना है, r है 21/10, 21/10 गुणा h कितना है, h कितना दिया हुआ है भाई, h दिया हुआ है 4.5, 4.5 प्लस r कितना है 21/10। तो यहां से कितना बचा, अब इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 11x/12 बराबर 7 एकम 7, 7 या 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ऊपर कितना बचा, 66/5। अंदर कितना बचा, 4.5 प्लस 21 को 10 से भाग करेंगे तो 2.1। 11x/12 बराबर 66/5, और ये कितना बचा, 6.6। ठीक है, 4.5 में 2.1 जोड़ोगे तो 6.6 बचा। तो ये कितना बचा, 11x/12 बराबर 66/5 गुणा 6.6। x बराबर कितना बचेगा यहां से, 66/5 गुणा 6.6 गुणा 12/11, 11 एकम 11, 11 छिक्का 66। तो ये कितना बचा, x बराबर 12×6 = 72 गुणा 6.6/5, और 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 14.4 गुणा 6.6। तो 14.4 की 6.6 में गुणा हो गई, 6 चौक 24, हासिल में 2, 6 चौक 24 और 2 26, हासिल में 2, 6 एकम 6 और 2 8, 4 6 8। तो 4 बचा, 1 मिनट 1 मिनट, अभी आपका डाउट लेता हूं मैं। 6 और 4 10, हासिल में 1, 8 और 1 9 और 6 15, हासिल में 1, 8 और 1 9। तो 1 2 2 अंकों से पहले दशमलव आ गया, तो x का मान कितना आया, 95.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, अब आप लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जिसके जो भी डाउट्स पूछिए। सर हाँ जी, सर ये हमने वहाँ पे 11/12 लिख रखा था, हाँ जी, तो अगर हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हमें इनका उल्टा व्युत्क्रम कर देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 12 देखो इधर भाग हो रहा है ना, 12 इधर आप देखो, यहाँ पर 12 क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो जो चीज भाग हो रही है बराबर के दूसरी तरफ जाकर वो गुणा में जाती है, तो 12 इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो गया। ठीक है, अब
ऊपर देखो 11, 11 क्या हो रहा है, एक्स में गुणा हो रही है 11 की, देख रहे हो, 11x मतलब 11 की x में गुणा हो रही है। तो जो चीज गुणा हो रही है दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाती है, तो 11 नीचे आकर भाग हो गया। ठीक है, अगर मैं मान लो ऐसे लिख रहा हूं, 3/4x बराबर 7, तो ये 4 क्या हो रहा है, भाग तो ये दूसरी तरफ जाकर गुणा हो जाएगा, 3x बराबर 7 गुणा 4। अब 3 क्या हो रहा है, गुणा, तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा 7 गुणा 4/3। समझ आया, बताओ। यस सर। हाँ जी, और कोई डाउट? लास्ट में M2 क्या आएगा, M2 आएगा मतलब, अच्छा मीटर स्क्वायर, ओके सॉरी सॉरी, मीटर स्क्वायर, हाँ ये मीटर में चल रहा है ना सब, ठीक है, ओके मीटर स्क्वायर आएगा। हाँ जी, और कोई डाउट किसी का इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, आकृति 13.12 में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है, और वो ये जो लैंप शेड का फ्रेम है ये क्या है, बेलनाकार है, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। अच्छा, लैंप शेड क्या होता है, आप आपने लालटेन में देखा होगा, लालटेन में जो ऊपर कांच का जो हिस्सा लगा होता है, लालटेन होती थी ना, अब तो खैर पता नहीं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइट है, वो ठीक ठाक हो गई है, लेकिन अगर आपने पहले देखी होगी लालटेन, तो लालटेन में जो कांच का हिस्सा होता था ऊपर का, कुछ इस तरीके का, ऐसे, याद आया, ऐसे होता था वो, और नीचे गोल गोल वो होता था जिसमें हम मिट्टी का तेल भरते थे और इसको फिर जलाते थे लालटेन को, ऐसे। तो ये जो कांच वाला हिस्सा लगता है ऊपर, ये लैंप शेड की तरह ही होता है, ठीक है। या आपने वो देखा होगा कहीं कहीं पर, जैसे मूवीज वगैरह में होती है, लाइट लगी होती है, लाइट के ऊपर एक तरीके से बेलनाकार वो लगी होती है, छतरी सी, सर ठीक है। जैसे 100 वाट का बल्ब हो गया पीले वाला। बल्ब तो नहीं, मतलब ये कुछ ऐसा होता है, जैसे आप एक छतरी सी नहीं लगी होती टीवी वगैरह में, आपने देखा होगा, ठीक है, छोड़ो उसको, छोड़ो, आप इसको इसको समझो। ये हो गया हमारा, मतलब जो लैंप को क्या दे रहा है, जो लैंप को कवर कर रहा है, जो लालटेन को ये ऊपर से कवर करता है ना, ये लैंप शेड होती है हमारी, ठीक है। तो इसी तरह की होती है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ वो दिखती कैसी है। तो वो ऊपर और नीचे से खाली होती है, ऊपर और नीचे कांच नहीं लगा होता उसमें, ठीक है, ऊपर और नीचे उसमें कांच नहीं लगा होता, ठीक है। ये बस मुझे आपको बताना है, ये मुझे इसलिए बताना है क्योंकि पता कैसे करोगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो अगर ऊपर और नीचे कांच है ही नहीं, तो इसका मतलब हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक लैंप शेड का फ्रेम है ये, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, ठीक है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, डी बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, 20 का आधा यानी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है ऊंचाई, ऊंचाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा अतिरिक्त छोड़ा जाना है, ठीक है। अब जो कपड़ा इस पर ढकेंगे हम, उसको ऊपर और नीचे 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, ठीक है। जो ये लैंप शेड का फ्रेम है, इस पर जो ये सजावटी कपड़ा ढका जाएगा, वो किस तरीके से ढका जाएगा, जितनी इसकी ऊंचाई है उतना कपड़ा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कपड़े की ऊंचाई कितनी होगी, कपड़े की ऊंचाई, देखो जितनी ऊंचाई इस बेलन की है उतनी तो रहेगी रहेगी, क्योंकि कपड़ा जितना ऊंचा ये बेलन है उतना कपड़ा तो ढका जाना ही जाना है। साथ में बोला गया है 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी है ऊपर और नीचे, तो 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, तो टोटल कितना हो गई कपड़े की ऊंचाई, 35 सेंटीमीटर। ये चीज आपको क्लियर हुई, बताइए, ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। 30 सेंटीमीटर तो बेलन की हो गई, जितनी बेलन की ऊंचाई है उतना कपड़ा हो गया, और बोला गया है 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त है ऊपर और नीचे, तो
टोटल कपड़ा कितना ढका जाएगा इस पर? 35 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, नो प्रॉब्लम, ओके। इसके बाद बोला गया है ज्ञात कीजिए लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। यानी आपको क्या निकालना है? कपड़े का क्षेत्रफल निकाल। कपड़े का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। कपड़ा किस पर है? बेलनाकार फ्रेम पर। तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे? बेलनाकार बेलन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ का लगेगा या वक्र पृष्ठ का? क्योंकि लैंप शेड है तो ऊपर और नीचे से खाली होता है, वो ऊपर और नीचे उसमें कुछ नहीं लगा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि बीच वाले हिस्से पर ही कपड़ा ढका जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है? 10 सेंटीमीटर गुणा एच कितना है? ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, कभी इसी को आप एच समझो। एच हमारा ये है क्योंकि हमें कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ऊंचाई भी किसकी लेंगे? कपड़े की। कपड़े की कुल ऊंचाई कितनी है? 30 + 5 यानी 35। तो ये हो गया हमारा 35। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो 5 की 2 में गुणा करेंगे 10 गुणा 22 गुणा 10, 10 की 10 में गुणा करेंगे 100 गुणा 22 यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया? आंसर आया। इतना कपड़ा लगेगा उसमें, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बस इसमें ट्विस्ट कहां पर है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है कहां पर हमारा लगा है, ये जो हमने 5 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा जोड़ा है, ठीक है। ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा ज्यादा छोड़ना है, नीचे भी। तो कुल कितना कपड़ा हमने ज्यादा छोड़ा? 5। और 30 सेंटीमीटर कपड़ा कहां पर चढ़ा? बेलन पर, क्योंकि बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो 30 और 5 35 हो गया। आपको ऊंचाई मिल गई, आपको त्रिज्या मिल गई, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में रखो और आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक स्कूल था, एक विद्यालय था, जिसमें एक कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में 35 बच्चों ने भाग लिया और उस कंपटीशन में उन 35 बच्चों को क्या बनाना था? एक कलमदान। कलमदान मतलब पेन होल्डर जो होते हैं हमारे, जिसमें हम अपने पेन रख देते हैं, ठीक है। ग्लास टाइप का जो होता है, जैसा एक ग्लास होता है ऐसा ही हमारा क्या होता है? पेन होल्डर या कलमदान, जिसमें हम अपने पेन ऐसे रख देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का। कुछ इस तरीके का कलमदान हमें बनाना है। अब ये कलमदान जो बनाना है, जिन 35 बच्चों ने कंपटीशन में भाग लिया है, उन 35 बच्चों को इस कलमदान को बनाना है। सभी को जो कलमदान की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर रखनी है। आर बराबर यानी त्रिज्या कितनी रखनी है? 3 सेंटीमीटर। और सभी को ऊंचाई इसकी 10.5 सेंटीमीटर रखनी है। तो अब स्कूल को क्या देना है? गत्ता देना है सभी को, क्योंकि कलमदान को तभी बनाएंगे जब उनके पास बनाने के लिए गत्ता होगा। तो आपको यह बताना है कि विद्यालय को कितना गत्ता खरीद कर लाना पड़ेगा। तो अगर मैं एक कलमदान का क्षेत्रफल निकाल दूं, यानी एक कलमदान में कितना गत्ता लग रहा है, क्षेत्रफल निकालने से मतलब यह है कि एक कलमदान में कितना गत्ता लग रहा है, अगर मैं ये निकाल दूं और उसकी 35 से गुणा कर दूं, तो मेरे पास कुल गत्ता आ जाएगा या नहीं? जल्दी बताओ, बताइए। आपको ये बताना है कि 35 बच्चों ने एक कंपटीशन में भाग लिया, उन सबको क्या बनाना है? कलमदान बनाना है। अब स्कूल को गत्ता खरीद के लाना पड़ेगा,
गत्ता कितना खरीद के लाना पड़ेगा ये बताना है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो क्योंकि सभी को सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई का कलमदान बनाना है, तो सबका जो क्षेत्रफल होगा वो एक जैसा ही होगा। तो मैं एक का क्षेत्रफल निकाल देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एक कलमदान में उपयोग किया गया गत्ता किसके बराबर होगा, कलमदान के क्षेत्रफल के बराबर, बराबर कलमदान का क्षेत्रफल। ठीक है। अरे जितना उसका क्षेत्रफल होगा उतना ही तो गत्ता लगेगा एक कलमदान में, जल्दी बताओ। ये चीज सभी को क्लियर हुई। एक कलमदान में मुझे अगर उपयोग किया गया गत्ता निकालना है, तो जितना कलमदान का क्षेत्रफल होगा उतना ही गत्ता लगेगा उसमें। अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे इसका क्षेत्रफल कितना होगा, सोचो, सोचिए और बताइए कि इस कलमदान के क्षेत्रफल कितना होगा। इतना मुश्किल है क्या? हाँ जी, इसका क्षेत्रफल नहीं बता पा रहे आप लोग इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद भी। कलमदान कुछ ऐसा है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर एच तो सिर्फ बीच वाले का होगा ना। 2 पाई आर एच, गत्ता कहाँ कहाँ लगेगा कलमदान में, एक तो बीच में लगेगा एक नीचे लगेगा, ऊपर से तो खुला रहेगा, ऊपर तो कुछ नहीं लगना। पेन तभी तो रख पाओगे जब ऊपर से ही खुला होगा। अरे इस कलमदान में आपको पेन रखना है, पेन होल्डर, तो वो तभी रख पाओगे जब ऊपर कोई गत्ता नहीं लगा हो। गत्ता कहाँ लगाना चाहिए, बीच में और नीचे। तो क्षेत्रफल कितना होगा, बीच का क्षेत्रफल कितना हुआ 2 पाई आर एच प्लस नीचे का क्षेत्रफल कितना हुआ पाई आर स्क्वायर। ये मुश्किल है क्या, बताओ। ये क्षेत्रफल निकालना इतना मुश्किल था क्या? बीच में वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच, नीचे क्या है वृत्त है उसका पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ सभी को। एक कलमदान का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा। एक कलमदान में उपयोग किया गया गत्ता गत्ता कितना होगा, ये होगा। ठीक है। तो अब आर और एच हमें पता है, इसमें रख दीजिए। आपको एक कलमदान में उपयोग किया गया गत्ता मिल जाएगा। तो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, पाई आर इसमें से कॉमन ले लो, बचा क्या 2H प्लस आर। अब आर 3 है, एच 10.5 है, तो 22/7 गुणा 3, 2 गुणा 10.5 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आया 22/7 गुणा 3, इसकी में गुणा करेंगे 21 प्लस 3, 22/7 गुणा 3, 21 और 3 24। तो यह हो गया 22 गुणा 72/7। तो यहां से आया 22 दूनी 44, 22 सत्ते 154, 154 और 4 158, 1584/7 सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, ये आया है एक कलमदान में जो गत्ता लगा है। एक कलमदान में कितना गत्ता लगा है 1584/7। अब कंपटीशन कितने बच्चों का है, 35 बच्चों का, तो कलमदान कितने बनेंगे 35। तो 35 कलमदानों का क्षेत्रफल कितना होगा, 35 कलमदानों का क्षेत्रफल। तो इसमें 35 की गुणा कर दो, 1584/7 गुणा 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो कितना बचा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 पंजे 25 और 4 29, 5 एकम 5 और 2 7, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 पंजे 25 और 4 29, 5 एकम 5 और 2 7, 7,920 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना गत्ता लगेगा। ठीक है, कितना गत्ता लगेगा 7,920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। बताओ समझ में आया, सर एक बताइए। बार रिपीट कर दो। देखो 35 बच्चे थे। सर हाँ जी, सर ये 21+3 कैसे आया यहाँ पे? अभी करता हूँ मैं रिपीट, शुरू से ही कर देता हूँ सारा। 35 बच्चे थे, सभी को क्या बनाना है, एक एक कलमदान बनाना है। सभी को एक एक क्या बनाना है, कलमदान। तो टोटल कितने कलमदान बनेंगे, 35 बनेंगे ना।
हर बच्चा एक एक कलमदान बनाएगा या पेन होल्डर बनाएगा, तो 35 बच्चे हैं, तो कुल कितने बनेंगे? 35 बनेंगे। ये बात बताओ, ये सबको क्लियर है? 35 कलमदान होंगे। यस सर। आपको ये बताना है कि उन 35 कलमदानों में जो गत्ता लगा है, जो गत्ता लगा है वो खरीद कर लाना पड़ेगा स्कूल को, तो वो कितना गत्ता लेकर आए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक कलमदान में लगा हुआ गत्ता निकाल लिया, एक कलमदान मैंने यहां पर बनाया, और मैंने इसका इसमें देखा इसमें कितना गत्ता लगेगा, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही गत्ता लगेगा। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? जितना इस कलमदान का क्षेत्रफल होगा उतना ही तो गत्ता लगेगा। इस पेन पर अगर मुझे गत्ता चढ़ाना है, इस पेन पर अगर मुझे गत्ता चढ़ाना है तो कितना गत्ता चढ़ेगा? जितना इसका क्षेत्रफल है। ऐसे ही इस कलमदान पर गत्ता चढ़ेगा तो कितना गत्ता चढ़ेगा? जितना इसका क्षेत्रफल होगा। तो मैंने यहां पर लिखा एक कलमदान में उपयोग किया गया गत्ता, मतलब कलमदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकाला? ये है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये वक्र पृष्ठ है इसका, तो 2 पाई आर एच प्लस ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों में से कॉमन आ गया, पाई आर दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 2h+r। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? एक कलमदान में जो गत्ता लग रहा है उसका क्षेत्रफल में निकालो। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, पाई आर कॉमन आया, अंदर क्या बचा? 2h+r। अब पाई का मान 22/7, आर का मान 3, ब्रैकेट के अंदर 2 2, एच का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 10.5 प्लस आर का मान 3। 22/7 गुणा 3, 2 की 10.5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? आप करके देखो। 10.5 में 2 की गुणा कर दो, 2 पंजे 10, 2 0 0, एक हासिल में था तो 0 और 1 1, 2 एकम 2। एक अंक से पहले दशमलव है तो एक अंक से पहले दशमलव आया, तो 2 × 10.5 कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है, +3। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है, 22/7 गुणा 3, 21 और 3 24 हो गए। फिर 22 की 3 में गुणा करी, नहीं 22 को ऐसे ही रखा, 24 की 3 में गुणा करी तो 72 आ गया। 24 दिया 72 हुआ, बटे में 7 चल रहा था। अब 22 की 72 में गुणा करोगे, 22 दूनी 44, हासिल में 4, 22 सत्ते 154 होते हैं। ठीक है, 154 और 4 158, तो 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है? एक कलमदान में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। अब कलमदान कुल कितने बन रहे थे? मैंने अभी आपको बताया 35 बच्चों ने भाग लिया था, 35 प्रतिभागी थे, तो कलमदान 35 बनेंगे। तो 35 में कितना गत्ता लगेगा? एक में लग रहा है 1584/7, तो 35 कलमदान में कितना लगेगा? 1584/7 गुना 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 की इसमें गुणा कर दी, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 पंजे 25 और 4 29, 5 एकम 5 और 2 7, 7,920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आया समझ में? अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी भी अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। यस और नो? नो क्लियर? डाउट सर। ठीक, यस सर। ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं शंकु की। बेलन हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो सबसे पहले शंकु दिखता कैसा है? ठीक है, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। तो शंकु दिखता कैसा है? तो शंकु कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसी बर्थडे कैप होती है ना? जैसे बर्थडे पर छोटे छोटे बच्चे अपने सर पर टोपी लगा देते हैं ना, जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, उसी तरीके का हमारा ये शंकु दिखता है। यस। इसमें इसमें क्या क्या चीजें होती है? एक होता है आधार, जिसकी त्रिज्या को हम मानते हैं आर। ठीक है, इसकी शंकु की जो ऊंचाई है इसको हम मानते हैं एच। ये जो इसकी ऊंचाई है ये होती है एच। और ये जो टेढ़ी वाली ऊंचाई है इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, तो आर क्या है? आधार त्रिज्या। एच क्या है? शंकु की ऊंचाई। और एल क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये इन तीनों में किसी को कोई डाउट? आर क्या है? त्रिज्या। किसकी? आधार की। आधार क्योंकि वो जो कैप होती है वो नीचे से गोल होती है ना, वृत्ताकार होती है। वृत्ताकार होती है तो वृत्त में त्रिज्या होगी, तो वो ये त्रिज्या है आर।
ये सीधी जो ऊंचाई है ये h है, और ये जो टेढ़ी ऊंचाई है इसको हमने बोला क्रियक ऊंचाई l। अब अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में, सबसे पहला फॉर्मूला, किसी क्वेश्चन में हमें h और r दिए हों, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, या h, अगर हमें किसी क्वेश्चन में h और r दिए हों और अगर l निकालना हो, ठीक है, एक मिनट, l को त्रिकहाई क्यों लिखा, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, अब इस कहते हैं बस नाम है इसका। त्रियक से आप ये समझ सकते हो टेढ़ी है ना, झुकी हुई है ये, जैसे अब इसका तिर्यक रेखा भी तो कुछ ऐसी होती है, ऐसे झुकी हुई, है ना, तो मतलब क्यों कहते हैं ये तो बस नाम रख दिया आप, ये तो इसी तरीके से हो गया जैसे कि ऊंचाई को ऊंचाई क्यों कहते हैं, ठीक है, नाम है तिर्यक ऊंचाई, ये सीधी ऊंचाई है तो सिर्फ इसको ऊंचाई बोल दिया, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में एच और आर दिया हो और एल निकालना हो, तो वो कैसे निकालोगे, देखो ये सीधी जो ऊंचाई होगी ये 90 डिग्री बनाएगी, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी एल का स्क्वायर, बराबर आधार क्या है, आर का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई क्या है, एच का स्क्वायर। तो एल बराबर जो होता है वो होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला, ये क्लियर हुआ सभी को कैसे आया, ये आया है इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ना, 90 डिग्री बन रहा है, ऊंचाई जो होती है वो 90 डिग्री बना रही है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, यानी 90 डिग्री के सामने कौन है, एल, यानी इसको बोलेंगे हम कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार कितना है, आर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, एच का स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई सभी को, ठीक है। दूसरा, अब बात करते हैं, अगर मैं इस शंकु को यहां पर दोबारा बना दूं, अब बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात करूं, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये वक्र पृष्ठ कहलाता है, ये, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है शंकु का, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं, इस तरीके से। खाली ट्रायंगल शेप वाले को सर? हाँ जी, सिर्फ इतने हिस्से को, जैसे बेलन में बीच वाला हिस्सा होता था ना वक्र पृष्ठ, ऐसे ही शंकु में ये वाला हिस्सा सिर्फ वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से और कर देता हूं थोड़ा, जिससे साफ साफ दिखे, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि कोई कैप है उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, वो जो गोल गोल वाला हिस्सा होता है जहां पर गत्ता लगा है, जहां पर कैप जो होती है, बर्थडे कैप नीचे से तो खाली होती है, वो जो वो वाला हिस्सा होता है जहां पर गत्ता लगा है उसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। और शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई, एल क्या है यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई, आर क्या है, आधार की त्रिज्या, ठीक है। ये मान लो आर हो गई और ये हो गई मेरी एल। यहां तक क्लियर हुआ, वक्र पृष्ठ कौन सा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो होता है बीच में। अब क्वेश्चन में क्योंकि इसका यूज होगा जब वक्र पृष्ठ कहा जाएगा तो आपको पहचान जाना है वक्र पृष्ठ यानी ये वाला हिस्सा। अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठ की, इसकी बात आती है कुल पृष्ठ की या संपूर्ण पृष्ठ की। कुल पृष्ठ मतलब नीचे वाला हिस्सा भी इसमें आ जाएगा, तो कुल पृष्ठ क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा यानी वक्र पृष्ठ प्लस नीचे क्या है वृत्त, उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर।
तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर। ठीक है, ये आपका हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए समझ आई ये चीज सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लो। 3 फॉर्मूले मैंने बताए। पहला ये वाला L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दूसरा वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, और तीसरा कुल पृष्ठ बराबर पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। समझ आ गया सभी को ये कैसे मतलब फॉर्मूले आए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले यहां पर दोबारा से आपको लिखकर दिखाए गए हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.3 में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, डी बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, और त्रियक ऊंचाई यानी एल, एल बराबर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको निकालना है सी एस ए। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। करिए सभी लोग, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का, पाई आर एल। ठीक है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो क्या होता है, पाई आर एल। तो आर यहां से निकाल लो। ठीक है, एल आपके पास है, इसमें रखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। आसान आसान जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इसीलिए करने के लिए दे रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। जो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता है उसको मैं खुद सबसे पहले करा ही देता हूँ। तो आप लोग क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करो। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। चैट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर लिख सकते हैं। हम्म, हाँ जी। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर मनीष। बाकी लोग बताएं, त्रिज्या निकाल लो इसका आधा करके। इसका आधा करके आप त्रिज्या निकाल लो, बराबर आ नहीं आएगा। ठीक है, व्यास का आधा करके त्रिज्या निकाल लो। एल आपको पता है, फॉर्मूले में रखना है। ओके, संदीप कुमार नाम से हैं, 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर इन्होंने आंसर दिया है। मनीष 105/20, मेहताब 165, 165 क्या, किरण, मनीष सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मेहताब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना। देखो हमें क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, इससे त्रिज्या निकल जाएगी। त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी। तो दशमलव हटा नीचे 0, तो क्या हो गया ये 105/20। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/4 सेंटीमीटर। ये मेरी क्या आ गई, यहां से त्रिज्या आ गई। ये मेरी यहां से त्रिज्या आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 21/4, एल का मान 10। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो कितना है, 11 × 3 × 5, 11 तिया 33 × 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे होगा ये। बताओ कुछ समस्या आई इस क्वेश्चन को करने में किसी को।
कुछ समस्या आई किसी को? अगर आई है तो बताइए क्या समस्या है, कोई डाउट है तो पूछ लो। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको करना है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है TSA आपको निकालना है। यदि क्या कहा गया है, तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, L बराबर दिया हुआ है 21 मीटर, और व्यास 24 मीटर, डी बराबर दिया हुआ है 24 मीटर। इससे आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, सीधा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट के अंदर L प्लस आर, इस फॉर्मूले में रख दो। पाई का मान 22/7 रखो, आर यहां से निकालो, L दिया हुआ है, आर व्यास से निकल जाएगा। करिए सॉल्व और बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताइए क्या आंसर आएगा आप लोगों का। हाँ जी, चैट बॉक्स में आप लोग अपने अपने आंसर दे सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, एल का मान आपके सामने है, व्यास आपके सामने, उससे त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। इससे आसान सवाल और क्या होगा। सब कुछ तो आपको सामने लिख कर दिया हुआ है, बस कैलकुलेशन करनी है, घटाना जोड़ना है, जो भी है, गुणा जोड़ जो भी करना है वो करनी है, बस कैलकुलेशन। हाँ जी, त्रिज्या कितनी होगी यहां से, व्यास की आधी यानी 24/2। सर एक मिनट प्लीज। हाँ जी, कर लो आप, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई का मान रख दो 22/7, गुणा, आप कर लो, जो लोग कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ लो। आर का मान 12, एल कितना है 21, प्लस आर का मान 12। ठीक है, तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, 22/7 गुणा 12 गुणा 21, और 12 कितने हो गए, 33। इसको सॉल्व करना है भाई, इसको सॉल्व कर नहीं कर सकते क्या आप लोग, आराम से कर सकते हो, गुणा करके 7 से भाग करना है सिर्फ, तो कितना आएगा, 22 गुणा 12 की 33 में, 12×3 = 36, 12×3 = 36 और 3 = 39/7। इसकी भी या तो भाग कर लो या पहले 7 से इसको भाग के देख लो। ठीक है, 396 को 7 से भाग दो, 396 को 7 से भाग दे लो, 7×5 = 35, 4 बचा 6, 7×6 = 42, 4 बचा 0, यहाँ पर आया दशमलव, 7×5 = 35, 5 बचा 0, 7×7 = 49, 1 बचा 0, 7×1 = 7। तो ये आया आपका 22 × 56.571। अब इनकी गुणा करनी है, गुणा कर दो, 56.571 की 22 से गुणा, 2×1 = 2, 2×7 = 14, 2×5 = 10 और 1 = 11, 2×6 = 12 और 1 = 13, 2×5 = 10 और 1 = 11, 2×1 = 2, 2×7 = 14, 2×5 = 10 और 1 = 11, 2×6 = 12 और 1 = 13, 2×5 = 10 और 1 = 11, 2, 6, 5, 4, 4, 2, 1। तो ये आया आपका 1, 2, 3, 1244.562 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। बताइए।
भाई देखो, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कितना बचोगे, अब नहीं करोगे तो एग्जाम में तो करनी पड़ेगी, जितना ज्यादा करोगे उतनी सर अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी। हाँ जी। सर हमें ये ब्रैकेट में 21 प्लस, सो हाँ 21 + 12 दे रखा है। तो मैंने है ना जो 7 है, 7 और 21 आपस में काट दिए थे। नहीं काट सकते, ऐसे नहीं काट सकते। आप सिर्फ तभी काटोगे जब कुछ गुणा हो रहा हो। 21 जो है वो जुड़ रहा है 12 के साथ, ठीक है। जो ये 21 है, ये +12 हो रहा है ना। पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास भूल गए, ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट 7 से 21 नहीं काट सकते, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। बोर्ड मास जो होता था, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, वो क्या कहता था कि सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढो। मिल गया है तो ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड करो, डिवाइड यहाँ है नहीं तो छोड़ दो, मल्टीप्लाई भी नहीं है छोड़ दो, एडिशन, ब्रैकेट के अंदर एडिशन है तो ऐड कर दो। तो 21 और 12 33 आ गया। अब इसके बाद अगर ये 7 से कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो सिंपल गुणा कर दो। इसको मत भूलो भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस में बोर्ड मास बहुत काम आता है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, समझ में आया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, कुछ मत काटो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, उसके बाद काटो जो कट रहा है। क्लियर। हाँ जी, जिनका भी ये डाउट था क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, त्रिज्या ऊंचाई दी हुई है। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 हिस्से हैं। चलो मैं बता देता हूं आपको ये कैसे करना है, आप इसको खुद करना, और अगली क्लास में मैं आपको इसको करा दूंगा। तो मैं बता देता हूँ। देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है शंकु का, पाई आर एल, पाई आर एल होता है ना। तो पाई आर एल बराबर दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, त्रिज्या ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर, यानी एल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आप क्या करोगे, एल का मान उठाकर इसमें रख दो, पाई की जगह 22/7, आर निकालना है एल 14। इसको सॉल्व करोगे तो आर निकल कर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट के अंदर L+R। तो पाई कितना 22/7, आर कितना है यहां से निकल जाएगा, L 14 सेंटीमीटर, आर यहां से निकल जाएगा फर्स्ट पार्ट में। इसको फॉर्मूले में रख दो, आपके दोनों ऑप्शंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करना, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा। और अगर देखो गलत करोगे कोई बात नहीं, 7 सेंटीमीटर है। बस बस कोशिश जरूर करनी है, ठीक है। जिनका हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ है वो जरूर करना इसके दोनों पार्ट्स, ओके। बाकी मैं इसको करा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग